ठीक है। अब आपने उस प्रोडक्ट को, उस कंसाइनमेंट को डील करना है, उस शिपमेंट को डील करना है, आपने किसी तरीके से भी करना है। आपने बाय एयर करना है, बाय शिप करना है, बाय रोड करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। इस तरह से आपको लोएस्ट प्राइस में प्रोडक्ट मिल गई और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू गाइस, आई एम अहमद जमशीद। आज की वीडियो में मैं इनको टर्म्स के हवाले से जो है वो मोस्ट कॉमन यूज्ड जो इनको टर्म्स होती हैं लाइक एफ ओ बी, एक्स वर्क्स एंड डी डी पी, तो इनको एक्सप्लेन करूंगा कि इनके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, हम इनको किस तरह से डील कर सकते हैं और किस तरह से जो है वो अपने आप को जो है वो सोर्सिंग में जो है वो एक बेटर डील जो है वो हमें अपने आप को दिलवा सकते हैं, या ये समझ लें कि विन विन सिचुएशन हमारी किस तरह से हो सकती है। इनको टर्म का ट्रैप है फॉर एग्जांपल, इससे हम जो है वो किस तरह से वो निकल के अपने आप को कामयाब बना सकते हैं। अगर आप ई कॉमर्स को लर्न करना चाहते हैं, स्पेशली अमेजोन, ईबे, एट्सी, शॉपिफाई और स्पेशली फ्रीलांसिंग के हवाले से अगर आप जो है वो इंटरेस्टेड हैं और लर्न करना चाहते हैं ट्यूटोरियल्स को, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मेरे ई कॉमर्स रिलेटेड ट्यूटोरियल्स को देख के आप बहुत सारा जो है वो लर्न कर सकते हैं। आप बेसिक नॉलेज ले सकते हैं कि किस तरह से ई कॉमर्स वर्क करता है, अमेजोन, एट्सी, ईबे, शॉपिफाई और डिफरेंट प्लेटफॉर्म जो है वो किस तरह से ई कॉमर्स जो है वो उसका पूरा एक सिस्टम जो है वो किस तरह से चलता है, और इंशाल्लाह ताला आप जो है वो इससे गुड नॉलेज जो है वो गेन कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें इंशाल्लाह, और चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मोस्ट कॉमन इनको टर्म्स जो हैं वो तीन इनको टर्म्स हम लोग यूज़ करते हैं सोर्सिंग में, जो कि है आपके पास एक्स वर्क्स, जो कि ई एक्स डब्ल्यू कहलाता है। इसी तरह से जो सेकंड वन है वो एफ ओ बी है, ठीक है, विच इज़ कॉल्ड फ्रेट ऑन बोर्ड। एंड द थर्ड वन मोस्ट कॉमन इज डी डी पी। तो सबसे पहले हम एक्स वर्क्स जो फैक्टर प्राइस होते हैं उसको हम लेके चलते हैं और उसके प्रॉन्स एंड कॉन्स जो है वो उसको डिस्कस करते हैं। तो एक्स वर्क्स प्राइस जो है वो, एक्स वर्क्स जो है वो इनको टर्म यूज होता है किसी भी परचेजिंग में, सोर्सिंग में, जब हम किसी भी प्रोडक्ट को जो है वो फैक्ट्री प्राइस के ऊपर जो है वो हम परचेज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक जो है वो, ये फॉर एग्जांपल मैं इसकी रिमोट की एग्जांपल लेता हूँ। अगर ये रिमोट है, अगर हम चाइना से इसको मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं और इसकी जो है वो कॉस्ट जो है वो फॉर एग्जांपल $3 है फैक्ट्री प्राइसेस, ठीक है, तो हम सप्लायर से जो है वो निगोशिएट करते हैं प्राइसेस में कि हमें जो है वो इस कम से कम प्राइसेस के अंदर जो है वो ये प्रोडक्ट चाहिए उसके उसके वेयर हाउस से, ठीक है। तो सप्लायर जो होता है वो कोशिश ये करता है कि जो हमें जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो उसके फैक्ट्री से जब प्रोडक्ट निकले तो वो उसको ज्यादा प्रॉफिट हो, मींस वो ज्यादा जो है वो अमाउंट में वो हमें फैक्ट्री प्राइसेस पे बेचना चाहता है। तो हमें इस लेवल पे उसको निगोशिएट करना है कि एक्स वर्क्स प्राइस जो होंगे वो हम लोएस्ट जो वैल्यू जो है वो हम उसको ऑफर करते हैं, और अगर हम उस लेवल पे आके हम जो है वो उसको जो है वो फॉर एग्जांपल उसने हमें $3 जो है वो उसके प्राइसेस रखे थे एक्स वर्क्स में अपनी फैक्ट्री प्राइसेस के, तो हम उसको नेगोशिएट करके जो है वो अगर हम 2.5 इस तरह से अगर हम उसको लेके आ जाते हैं डॉलर्स के, तो हम बहुत ज्यादा जो है वो एक्स वर्क्स में जो है वो एडवांटेज ले सकते हैं। एक्स वर्क्स का एक बड़ा एडवांटेज ये भी है कि मिसाल के तौर पे हम जो है वो मल्टीपल बाइंग कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम मल्टीपल बाइंग कर रहे हैं, मल्टीपल सोर्सिंग कर रहे हैं, यानी डिफरेंट प्लेसेस से, और जो है वो हम चाहते हैं कि वो तमाम चीज़ें जो वो एक साथ ही शिप हों और हमारे पास पहुँचे, तो उसमें एक्सपर्ट जो है वो बेस्ट है। उसकी वजह ये है कि हम क्या करेंगे कि जो है ना मुख्तलिफ सप्लायर्स से चीज़ें खरीदेंगे और उसके बाद उन एक अपना एक फ्रेट फॉरवर्ड जो है वो अपना हायर कर लेंगे, जो भी हमारा रेगुलर फ्रेट फॉरवर्डर होगा उसको हम हायर कर लेंगे, और उसके बाद हम उसको सब जो है वो लोकेशन दे देंगे कि यहाँ यहाँ से आपने इन चीज़ों को कलेक्ट करना है। इसी तरह से अगर आपने जो है वो कोई फॉर एग्जांपल आपने एक कंटेनर बुक किया है, तो कंटेनर बुक करने के बाद आपने जो मल्टीपल प्लेसेस से आप सोर्सिंग कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर 10 सप्लायर से आपने जो है वो अपना इन्वेंट्री जो बाय की है, तो जो 10 जगहों से जो इन्वेंट्री जाएगी तो वो से आपको लोएस्ट प्राइस में प्रोडक्ट मिल गई, और उसके बाद जो है वो आपने अपने फ्रेट फॉरवर्ड से जो है वो प्रोडक्ट वहां से उठवाई और अपने कंटेनर में जो है वो सारी जो है वो उसको शिप करवा दिया शिप कंटेनर के थ्रू, तो आपको इसका एडवांटेज भी मिल गया, ठीक है। अच्छा, ई एक्स डब्ल्यू प्राइसेस जो है इसके सबसे अच्छा प्रॉज ये है कि आपको बहुत से सप्लायर्स जो हैं
वो इसमें अवेलेबल होंगे, क्योंकि बहुत से सप्लायर्स जो होते हैं वो डीडीपी करने से जो है वो कतराते हैं। फॉर एग्जांपल वो ऑफर नहीं करते, उसकी बजाय कि बहुत जो है वो कस्टम्स में और जो इंपोर्ट्स में, इंपोर्ट लाइसेंसिंग में बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रबल्स होते हैं। तो छोटी मोटी कंपनी जो होती हैं वो मैन्युफैक्चर तो कर लेती हैं, लेकिन वो फिर इस तरह की इंपोर्ट एक्सपोर्ट के झंझट में नहीं पड़ सकती। वो हो सकता है उनके पास लाइसेंस ना हो, उनके पास हो सकता है कि वो इतना जो है वो रिसोर्सेज ना हो, तो वो प्रोड्यूस तो कर लेते हैं, उसके बाद बोलते हैं भाई प्रोड्यूस तो कर लिया, आप यहाँ से आप ले आ सकते हो तो ले आओ। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो आपको उस सिचुएशन में जो है वो चीज़ कम प्राइस में जो है वो मिल सकती है। इसी तरह से जब उसके अगर हम कॉन्स की बात करते हैं, इसके डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि फॉर एग्जांपल आपने जो है वो कोई भी प्रोडक्ट उसके किसी भी जो है वो वेयर हाउस से उठा लिए, ठीक है, आपने परचेज कर लिए, तो जैसे ही आपने प्रोडक्ट के को परचेज किया है, उसकी जो है वो ज़ाहिर तौर पे आप वहां से उठाएंगे तो आप पूरी की पूरी पेमेंट देंगे जब भी तो उठाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप उसकी पेमेंट देंगे और उसके वेयर हाउस से प्रोडक्ट निकलेगी, तो उस मैन्युफैक्चरर की जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी बिल्कुल। जो सप्लायर की है उसकी वो 100% जो है वो उसकी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी, और वो पूरी की पूरी 100% की जिम्मेदारी आप पर आ जाएगी। तो आपने उसकी फैक्ट्री से उठाया और अपने वेयर हाउस तक लाने तक 100% आपकी पूरी जिम्मेदारी, जो भी ट्रांसपोर्टेशन होती है, इंपोर्ट होती है, या आपको कस्टम ड्यूटी होती है, क्लियरेंस होती है, वो सारा आपने खुद करना है। ठीक है, अब आपने उस प्रोडक्ट को, उस कंसाइनमेंट को डील करना है, उस शिपमेंट को डील करना है, आपने किसी तरीके से भी करना है, आपने बाय एयर करना है, बाय शिप करना है, बाय रोड करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। उसके बाद जो आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी जो जितने भी टैक्सेस होते हैं वो उनकी जिम्मेदारी भी आपकी है। इसी तरह से कस्टम ड्यूटी की जिम्मेदारी भी आपकी है। इसी तरह से जो है वो अगर आप जो वो शिप पर उसको बोर्ड करते हैं तो आपको जो एक्सपोर्ट लाइसेंस जो है वो उसकी जिम्मेदारी भी आपकी है। ठीक है, तो इसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। इसी तरह से जो है वो उस तमाम की तमाम कंसाइनमेंट में जो शिपमेंट में है उसकी आपकी इस तरह से भी जिम्मेदारी आती है कि शिपमेंट लेट हो जाती है, कहीं स्टक हो जाती है, फॉर एग्जांपल डैमेज हो जाती है, और इसी तरह से या लॉस्ट हो जाती है, तो उस सारी सिचुएशन में जो है वो सप्लायर की कोई जिम्मेदारी नहीं है इसमें, सारी जिम्मेदारी आपकी है। तो उसके ऊपर जो है ना ये रिस्क भी है इसमें। इसमें रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व इसलिए कि जब आपने पूरी इन्वेंट्री ले ली और उसके बाद इन्वेंट्री लेने के बाद आपने बस शॉप उसकी जो सप्लायर के वेयर हाउस से जब उठाई है, तो वो आपकी आपकी एक लाइबिलिटी बन गई है जब तक वो आपके घर तक ना पहुंच जाए, आपके वेयर हाउस तक ना पहुंच जाए। ठीक है, तो ये एक इसके सबसे बड़ा इसका कौन ये कि 100% आपके ऊपर उसकी जिम्मेदारी आ जाती है, और उसके बाद जो वो जब तक वो जो वेयर हाउस तक, अमेजोन के वेयर हाउस तक या आपके वेयर हाउस तक नहीं पहुंच जाती, वो एक तरह की समझ लें एक तलवार ही लटकी रहती है कि ये चीज़ जो है वो कब तक फाइनलाइज होगी। बीच में कोई जहाज लेट हो गया, कोई ज़ाहिरी तौर पे अभी जैसे यहाँ पे सुएज कैनाल का जो है वो वाकया हो गया था कि डिलेज हो गए थे, तो अगर डीडीपी में होता या कुछ होता तो इंश्योरेंस या डिलेज सारे जो है वो सप्लायर की जिम्मेदारी थी। लेकिन इस सिचुएशन में जो है ना, अगर आप डिलेज होते हैं, कुछ होते हैं, या कोई एक्स्ट्रा डैमेजेस हमें देने पड़ते हैं, या कुछ इंश्योरेंस का कोई प्रॉब्लम होता है, क्लेम होता है, तो उसकी सारी जिम्मेदारी 100% आपकी ही है इसमें। तो ये इसके थोड़े कॉन्स हैं इसके, क्या जो है वो एक्सपर्ट्स के। ठीक है, लेकिन एडवांटेज ये कि आपको जो है वो लोएस्ट प्राइस में आप जो है वहां से उठा सकते हैं, अगर आपका जो है वो नेटवर्क अच्छा है, आपका फ्रेट फॉरवर्ड अच्छा है, आपकी पहले से जो है वो सेटिंग हुई है कि किस तरह से जो है फ्रेट फॉरवर्ड उठाना है। फ्रेट फॉरवर्ड आपका जो है वो आपका समझ लें कि वो ट्रस्ट वर्दी है, उसको आप जानते हैं पहले से, वो आप उसके साथ रेगुलरली काम कर रहे हैं, आप जानते हैं कि भाई ये फ्रेट फॉरवर्ड वहां से मेरा सामान उठाएगा और मुझे डेफिनेटली जो है वो कस्टम वस्टम सारा क्लियर करवा के और उसके बाद जो है मेरे वेयर हाउस तक ले आएगा, 100% यू आर श्योर। तो फिर आप जो है वो इसमें गुड डील जो है वो ले सकते हैं एक्सप्रेस में। अदरवाइज इसमें बहुत रिस्की है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं सोर्सिंग के हवाले से, और जो है वो इनको अगर आप जो है थोड़ा लेके चलें और जो है वो शुरू से इन चीज़ों पर अमल करें, तो आप जो है वो काफ़ी सारे जो है वो प्रॉब्लम से बच सकते हैं सोर्सिंग में, स्पेशली इन ट्रैप से बच सकते हैं, और अपनी कॉस्ट को भी बचा सकते हैं, टाइम को बचा सकते हैं, और सबसे बड़ी जो है वो अपने आप की स्ट्रेस को बचा सकते हैं पूरी इस सोर्सिंग प्रोसेस में। तो इसी के हवाले से अगर आपको कोई सोल्यूशन हो या आपको कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेनी हो, तो आप इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं और मुझसे सवाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल कम बैक टू यू एज सुन एज पॉसिबल। और इसी तरह से आप मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने अपनी तमाम वीडियो जो है वहाँ पर डाल दी हैं, और वो फ्री है और फ्री टू सब्सक्राइब है। आप जाके सब्सक्राइब करें और जो है वो वहाँ से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इवन आप वहाँ कमेंट कर सकते हैं, और जो है वो आप वहाँ से भी मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल कम बैक टू यू एज सुन एज पॉसिबल ओवर देयर। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।
अच्छा, हम सेकंड जो है वो इनको टर्म की बात करते हैं, जो मोस्ट कॉमन यूज है वो है एफ ओ बी। ठीक है, एफ ओ बी है फ्रेट ऑन बोर्ड। इनको टर्म फ्रेट ऑन बोर्ड में ही होता है कि हम सप्लायर्स को जो है वो पैसे देते हैं, फिर जो है पेमेंट, जो भी हमारी पेमेंट होती है, जो डील होती है हमारी डन, फॉर एग्जांपल ये हमने यहाँ ये रिमोट, फॉर एग्जांपल ये रिमोट है, उसकी हमने जो है वो 1000 पीसेज लिए हैं $3 के हिसाब से, और उसके बाद हमने जो पेमेंट कर दी है, तो जो पेमेंट करने के बाद जो सप्लायर होगा वो तमाम कंसाइनमेंट को, वो शिपमेंट को वो पैक करेगा बॉक्सेस में, जो भी हमारी डील होती है कि भाई इसके 5 बॉक्सेस बनेंगे, 10 बनेंगे, जितने भी डायमेंशन के, वो सारी डायमेंशन और साइज वगैरह हमें दे दिया जाता है। उसके बाद जो है वो वहां से अपनी फैक्ट्री से उठाते हैं सामान को, और वो फिर जो है ना पोर्ट के ऊपर डिलीवर करते हैं हमारे फ्रेट फॉरवर्ड को। तो हम एक फ्रेट फॉरवर्ड, यानी इसका मतलब है थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो गई इसमें। तो थर्ड पार्टी कौन सी इन्वॉल्व होगी? फ्रेट फॉरवर्ड। तो फ्रेट फॉरवर्ड जो है वो हम नहीं, उसको भी एडिशनल ज़्यादा कॉस्ट हमारी पड़ेगी, उसमें डेफिनेटली पैसे लगेंगे। अगर हमारा वही वाली बात है कि फ्रेट फॉरवर्ड हमारा जो है बहुत ज़्यादा जो है वो हम उसको कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हैं, रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं, और हम जानते हैं कि ये फ्रेट फॉरवर्ड जो है वो रिलायबल है, तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं इस सिचुएशन में। अच्छा, एफ की जब हम बात करते हैं, एफ में जो है वो फ्रेट ऑन बोर्ड है। तो फ्रेट ऑन बोर्ड में होता है कि जो हम जहाँ से जो है वो शिपमेंट होती है, मिसाल के तौर पे अगर हम बाय सी कर रहे हैं या बाय एयर कर रहे हैं शिपमेंट को, तो हमारे सप्लायर की जिम्मेदारी होती है कि जो भी शिपमेंट का सामान है, जो भी हमने परचेजिंग की है प्रोडक्ट की या सोर्सिंग की है, उस सारे सामान को अपने वेयर हाउस से में पैक करके, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स नहीं कि उसको किस तरह से लेबल करना है, कितने बॉक्सेस में करना है, क्या डायमेंशन है, वो सारी अरेंजमेंट्स होने के बाद वो सारे बॉक्सेस को जो है वो बोर्ड के ऊपर जो है वो हमें पहुंचाना है हमारे। तो सप्लायर की जिम्मेदारी है कि वो सारा जो है वो शिपमेंट जो है वो वहां से पैक करने के बाद बोर्ड तक पहुंचाना है हमारे फ्रेट फॉरवर्ड तक। तो वो बोर्ड ऑन बोर्ड का मतलब कुछ भी हो सकता है, वो बाय एयर भी हो सकता है, बाय सी भी हो सकता है, बाय रोड भी हो सकता है, बाय ट्रेन भी हो सकता है। ठीक है, तो वो पोर्ट्स जो है वो डिफरेंट तरह से हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो यह यहाँ पे भी जो है वो हमारे पास एडवांटेज है। ठीक है, लेकिन जो है वो आप देखें, इसमें यही है कि आप जो है ना मल्टीपल सोर्सेज से आप जो है वो सोर्सिंग करने के बाद, और उसके बाद जो है वो एक अपनी एक पोर्ट जो है डेजिग्नेटेड पोर्ट ले लें और अपना एक फ्रेट फॉरवर्ड ले लें, तो तमाम लोग जो है वो एक्सपर्ट्स वाले जो, सॉरी, तमाम जो एफओबी वाली जो आपके सप्लायर होंगे, वो तमाम जो है वो आपकी बोर्ड के ऊपर जो है वो लाके अपना आपका सामान रख देंगे, और वो सारा सामान जो है वो एक जगह पे आप जो है वो एक ही कंटेनर में या एक ही जो है वो शिपमेंट के साथ आपके पास जो है वो पहुंच जाएगा। सबसे बड़ा इसका एडवांटेज ये है।
तो ये तो प्रॉस होगा। इसके कॉन्स क्या है? इसके कॉन्स ये हैं कि फॉर एग्जांपल आपने जो है वो सोर्सिंग तो कर ली, ठीक है, एफओबी पर जब आपने सोर्सिंग कर ली और सप्लायर ने जो है वो आपको क्या किया कि सप्लायर ने आपके पास एफओबी जो है वो बोर्ड के ऊपर जब सामान जो आपको पहुंचा दिया, आपकी शिपमेंट को पहुंचा दिया, तो उसके बाद जो है वो काफ़ी सारे जो है वो प्रोसेसेस होते हैं इसमें। आपके पास एक्सपोर्ट लाइसेंस होना चाहिए, आपके पास जो है वो इसी तरह से आप फॉर एग्जांपल जो है वो कोई ऐसी प्रोडक्ट है कि जो रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट है, ठीक है। रिस्ट्रिक्टिव प्रोडक्ट में ये होता है कि मिसाल के तौर पे अगर आप किसी ये अगर हम पैंडेमिक की बात करते हैं मिसाल के तौर पे, तो पीपीई से रिलेटेड या लाइक कोविड से रिलेटेड जो चीज़ें अगर फॉर एग्जांपल हम जो है प्रोडक्ट्स अगर हम चाइना से लेते हैं, तो बहुत से कंट्रीज और जो है वो वहाँ पे ऐसे लॉज हैं कि वो प्रोडक्ट्स की मूवमेंट इतनी ईजी नहीं है आजकल इस तरह की प्रोडक्ट्स की, ठीक है। फॉर एग्जांपल मास्क हो गए या फिर आपके पास जो है वो पीपीई मटेरियल जो आपके पास जो है वो प्रोटेक्टिव जो है वो गियर्स हो गए। तो ये इस तरह की चीज़ें जो होती हैं इसमें जो है ना अब जो है वो लॉ भी आ गया कि इस तरह की चीज़ है एक कंट्री में एंटर नहीं हो सकती। अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने चाइना से तो ली, ठीक है, आपने एफ भी ले लिया, एक्स वर्क्स भी ले ली, दोनों में आपके ऊपर डिसएडवांटेज है इसका, क्योंकि आपने उसमें एक्स वर्क्स में या एफ में आपने परचेज तो कर ली क्लाइंट से, सॉरी सप्लायर से, और जब आपने बोर्ड के ऊपर ले आए तो आपको ये पता चला कि ये तो अब इसका जो है ना एक्सपोर्ट लाइसेंस नहीं हो सकता, नहीं आपको अलाउ कर रहा है कि आप इसको यहाँ से मूव कर सके आगे। तो आपने तो पेमेंट तो कर दी सप्लाई को, तो वो पेमेंट तो वापस नहीं लेगा वो, उसकी वजह है कि उसकी तो डील ये होती कि आपने तो बस उसके वेयर हाउस से ले लेना था एक्स वर्क्स के अंदर। तो आपकी सप्लायर से तो ये डील हुई थी, फॉर एग्जांपल अगर आप एक्सवर्स में कर रहे हैं तो एक्सवर्स में आपकी डील ये होती है कि भाई वेयर हाउस से जो है वो डील होगी आपके पास, वेयर हाउस से उठा लोगे तो उसकी सप्लायर की जिम्मेदारी खत्म, आपकी जिम्मेदारी शुरू। इसी तरह से अगर आप एफओबी कर रहे हैं और एफओबी का मतलब है कि वहां से वो आपके पोर्ट तक ला के रख देगा और उसके बाद उसकी जिम्मेदारी खत्म। तो अब आपने ये देखना है कि आपके पास एक्सपोर्ट लाइसेंस है या नहीं है उसका, ठीक है। अगर आपने पहले से ही सप्लायर से बात नहीं की कि भाई तुम एक्सपोर्ट लाइसेंस मुझे प्रोवाइड करोगे ऑन बोर्ड, अगर उसके पास नहीं है तो आपने पहले से ही उसकी जो है वो इन्फॉर्मेशन लेनी है। बहुत ज़्यादातर ये होता है कि जो चाइनीज सप्लायर्स होते हैं वो आपको एग्री कर देंगे एफओबी करने के लिए, लेकिन जब आप एफओबी कर लोगे, जब आप आपका जो है वो कंसाइनमेंट जब शिप पे पहुंचेगा, वहाँ पे जब हैंड ओवर करेंगे वो, तो कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं देंगे, वो बोलेंगे कि हमारे पास तो कोई एक्सपोर्ट लाइसेंस ही नहीं है, क्योंकि एक्सपोर्ट लाइसेंस की भी एक एडिशनल फीस होती है हर कंसाइनमेंट के हिसाब से, 100 200 300 500 डिपेंड करता है कंसाइनमेंट के ऊपर कि कितना बड़ा कंसाइनमेंट है, उसकी क्या वैल्यू है। तो उसकी एक्सपोर्ट लाइसेंस की भी फीस होती है, तो वो उनको एक्सपोर्ट लाइसेंस की जब फीस बचाने के लिए वो तो बस रख के चले जाएंगे वहाँ पे, बोलेंगे ठीक है, आप अगर आपने उसको पहले से निगोशिएट नहीं किया तो एक्सपोर्ट लाइसेंस की फीस भी आपको देनी पड़ जाएगी। तो आपको तो ये एक तरह की लॉस हो गया ना, आप समझ में, एडिशनल आपकी कॉस्ट हो गई है। तो आपने इन ट्रैप से बचने के लिए आपने पहले से ही सप्लायर से बात कर लेनी है कि भाई जब आप मुझे स्पेशली एफओबी में, कि जब तुम सप्लाई मुझे करोगे कोई भी प्रोडक्ट एफओ बोर्ड के ऊपर, तो एटलीस्ट जो है वो मुझे एक्सपोर्ट लाइसेंस तो दोगे हमें। जब तुम्हारे पास एक्सपोर्ट लाइसेंस ही नहीं है और उस प्रोडक्ट का, तो हम कैसे एक्सपोर्ट कर सकेंगे उस चीज़ को, डेफिनेटली वो तो रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट होगी ना, ठीक है। तो ये इसके कौन सी हैं कि उसके बाद फिर वही वाली बात कि वहां से बोर्ड से लेके अपने वेयर हाउस तक जाने तक 100% जिम्मेदारी फिर आपकी है। उसके अंदर फिर कोई डैमेजेस हो जाती हैं या कोई डिलेज हो जाती हैं, ठीक है। तो जो हम पहले बात कर रहे थे एक्सवर्स की, एक्सवर्स में क्या था कि पूरी फैक्ट्री से लेके आपकी फैक्ट्री, आपके वेयर हाउस तक की जिम्मेदारी जो है वो आपकी थी। तो आपने उसकी फैक्ट्री से उठाया और अपने वेयर हाउस तक लाने तक 100% आपकी पूरी जिम्मेदारी, जो भी ट्रांसपोर्टेशन होती है, इंपोर्ट होती है, या आपको कस्टम ड्यूटी होती है, क्लियरेंस होती है, वो सारा आपने खुद करना है, ठीक है। लेकिन इसमें जो है वो एफओबी में आपने बोर्ड से लेके अपने वेयर हाउस तक जो भी कस्टम ड्यूटीज होंगी, जो भी जो वो एक्सपोर्ट लाइसेंस है, जो भी है वो सारा जो करना है वो आपने करना है, ठीक है। अगर आपने निगोशिएट नहीं किया पहले से एक्सपोर्ट लाइसेंस जो है वो अपने सप्लायर के साथ, ठीक है। तो ये प्रोज एंड कॉन्स थे एफओबी के।
अच्छा, फाइनली हम बात करते हैं मोस्ट कॉमन इनपुट टर्म जो कि सोर्सिंग में यूज होती है, वो है डीडीपी। स्पेशली अमेजोन के हवाले से अगर मैं बात करूंगा तो अमेजोन के हवाले से मोस्ट कॉमन जो इनपुट टर्म हम लोग यूज करते हैं वो है डीडीपी। डीडीपी में जो है वो जो है, सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि लास्टली हम बात करेंगे कि मोस्ट कॉमन इनको टर्म जो कि डीडीपी। डीडीपी है डिलीवरी ड्यूटी पेड। तो डिलीवरी ड्यूटी पेड में होता है कि ये इसमें आपका जो उसके ऊपर कंट्रोल जो है ना सबसे कम होता है उस पर हमारा, ठीक है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि उसके ऊपर जो है वो सबसे ज्यादा कंट्रोल और जिम्मेदारी जो है वो सप्लायर की, क्योंकि वो आपने सबसे पहले आपने एक चीज नोट करना है कि अगर हम एक्सप्रेस करते हैं या एफओबी करते हैं तो तमाम ड्यूटीज टैक्स और उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं वो हमें खुद डील करनी होती हैं। लेकिन डीडीपी जो है वो ये एक ऐसा इनकोटर्म है जिसमें क्या है, आपको एडवांटेज सबसे ज्यादा क्या है कि आपने बस सप्लायर्स से जो है ना सोर्सिंग आपने करनी है, उसके बाद निगोशिएट कर लेना है कि भाई ये प्रोडक्ट में फॉर एग्जांपल जो रिमोट कंट्रोल मैंने आपको दिखाया कि रिमोट कंट्रोल में जो है वो आपसे $5 में ले रहा हूँ, और $5 जो होगा वो मैं मेरे वेयर हाउस तक यानी यूके में मेरे वेयर हाउस तक पहुंचाने के वो $5 उससे जो है हमने फिक्स किए हैं, ठीक है। अब उसकी जिम्मेदारी वो किस तरह बचाएगा। अच्छा, अब इसमें भी हमारा ये कि डीडीपी की टर्म में हमने ये लिखना है कि वो डीडीपी किस तरह से कर रहा है, वो डीडीपी बाय एयर कर रहा है या डीडीपी बाय सी कर रहा है, बाय ट्रेन कर रहा है, बाय रोड कर रहा है, तो किस तरह से वो कर रहा है, तो वो ये हमें निगोशिएट करना है अपनी प्राइसिंग में। अगर हम बोलेंगे भाई डीडीपी बाय ट्रेन कर रहा है वो या डीडीपी बाय एयर कर रहा है, तो जाहिर तौर पर ट्रेन और एयर के प्राइसेस में तो डिफरेंस होगा, क्योंकि ट्रेन जाहिर तौर पर कॉस्टली नहीं होगी इतनी ज़्यादा एज कम्पेयर टू बाय एयर, ठीक है। तो हमने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि अगर हमें ज़ाहिर है जल्दी चाहिए प्रोडक्ट को जो है वो एक हफ्ते के अंदर अंदर हमें जो है वो लॉन्चिंग करनी है, हमारी जो है वो स्टॉक जो है ख़त्म हो गया अचानक, तो हम उसको बोलेंगे कि भाई ठीक है हमें बाई ईयर कर दो डीडीपी, ठीक है। तो वो बाई ईयर अगर डीडीपी करेगा तो हमसे चार्ज ज़्यादा करेगा, लेकिन उसके अंदर भी जो है हमें एडवांटेज ये कि अगर हम भी बाई ईयर करते हैं और इतनी जल्दी जो है वो करते हैं, तो ज़ाहिर है बाई ईयर के हम ज़ाहिर है प्राइसेस भी ज़्यादा लगेंगे, टैक्सेस भी ज़्यादा लगेंगे, तमाम चीज़ें जो है वो ज़्यादा लगेंगी। अब ये देखना है कि सप्लायर क्यों हमें कर देगा, मतलब अब उसको वो सस्ते में क्यों करेगा। तो देखिए सप्लायर्स जो है वो उनके अपने ही जो है वो फ्रेट फॉरवर्ड होते हैं, उनकी अपनी ही सेटिंग्स होती हैं, उनके अपने इवन कंटेनर्स होते हैं उनके। तो वो क्या करते हैं कि मिसाल के तौर पे हमारे यूके के जो है वो 100 जो है वो ऑर्डर्स हैं उनके, फॉर एग्जांपल मई में या 200 ऑर्डर्स हैं मई में, तो वो क्या करेंगे 100-200 पूरे का पूरा एक कंटेनर में डालेंगे, उसको शिप कर देंगे एक साथ ही, ठीक है। तो वो उनको जितना भी फ्रेट का पैसा था वो तो उनका जो है वो सारा कंबाइन भेजने के साथ तो उनको तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है उसमें भी, ठीक है। तो वो उनको डीडीपी भी फायदेमंद इसलिए पड़ता है क्योंकि वो तमाम जो है वो कंसाइनमेंट जो होते हैं यूके के 100-200-300 ऑर्डर जो उनके महीने के होते हैं, तो वो सारे एक साथ एक जो है वो शिप में डालते हैं और उसको फिर शिप कर देते हैं यहाँ पे कंटेनर में डाल के। तो उनको इस चीज़ का एडवांटेज है कि उनको पैसे बचते हैं, क्योंकि वो वही रिमोट कंट्रोल वो 3 पाउंड का वो उन्होंने हमें 5 पाउंड का भेजा है, ठीक है। तो डेफिनेटली उनको उसका एडवांटेज है, और हमें उसका एडवांटेज है कि हम हैसल फ्री हैं बिल्कुल। हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, हमने बस $5 दे दिए, उसके बाद हम घर जाके सो गए बस, ठीक है। उसके बाद जो है ना हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हमारी जिम्मेदारी क्या थी कि बस हमने सोर्सिंग की और उसकी जिम्मेदारी जो है वो सप्लायर के ऊपर डाल दिया। सप्लायर जो है ना अब उसने खुद ही करना है, सब कुछ करना है, और हमें जो है ना वो हमें टाइम दे देगा कि 30 डेज और 60 डेज में जो है ना कंसाइनमेंट हमारे घर पे पहुंच जाएगी। तो इसमें हमें बस सप्लायर से कीप इन टच रहना है कि सोर्सिंग की जो है वो क्या सिचुएशन चल रही है, जो है वो कंसाइनमेंट कहाँ तक पहुँचा, कितना जो है वो अभी कितना दूर है, या कोई डिलेज तो नहीं है। स्पेशली अगर कोई डिलेज है तो वो हमें अपडेट करता रहे उस सिचुएशन में, ठीक है। तो ये तो एडवांटेज इसके जो है प्रोज हो गए, ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ा जो है ना डीडीपी जो है वो सबसे ज़्यादा यूज होता है, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें जो है वो कॉन्स हैं, इसमें ट्रैप्स हैं। इसमें ट्रैप्स क्या हैं,
अच्छा, डीडीपी सबसे ज़्यादा यूज़ होने के बाद, बेनिफिशियल होने के बावजूद भी जो है वो इसमें ट्रैप्स हैं और इसमें कॉन्स हैं। तो इसमें देखिए ट्रैप क्या है, सबसे बड़ा ट्रैप इसमें क्या है कि जब हम सप्लायर से निगोशिएट कर लेते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट जो है वो हमें इस प्राइस में जो है वो हमारे वेयर हाउस तक चाहिए, चाइना से वो शिप करेगा, उसकी सारी जिम्मेदारी 100% है। उसके बावजूद भी कुछ सप्लायर इस तरह से होते हैं कि वो थर्ड पार्टी जो है वो कोरियर्स को यूज़ करते हैं, और वो कोरियर्स जो होते हैं वो उनके पास पूरी जो है वो कंट्रोल होता है उसको वहां से पोर्ट से क्लियर करवाने का, जस्ट लाइक यूपीएस हो गया या फिर टीएनटी हो गया या फिर डीएचएल हो गया। तो ये जो इंटरनेशनल कोरियर सर्विसेज हैं ये पूरा का पूरा कंट्रोल ले लेती हैं और उसको वहां से पोर्ट से क्लियर करवाती हैं, और जो टैक्स वगैरह होते हैं वो सारे क्लियर करवा के वहां से वो हमारे घर तक पहुंचाते हैं। लेकिन अब आपने एक चीज को नोट किया होगा कि इसमें सबसे बड़ा जो है वो कौन, ये जो ट्रैप ये है कि जब चाइनीज सप्लायर जब इन थर्ड पार्टीज को देते हैं तो वो, हाँ, उनका कहना ये होता है कि हमारी जिम्मेदारी इन थर्ड पार्टीज को देना थी और थर्ड पार्टी को डिलीवर करना आपकी जिम्मेदारी थी, ठीक है। तो अब थर्ड पार्टी जो होती है वो थर्ड पार्टी हमें अप्रोच करती है, मतलब यूपीएस या टीएनटी या फिर डीएचएल जो है वो हमें अप्रोच करेगी कि भाई आपकी प्रोडक्ट के ऊपर जो है इतना टैक्स है या इतनी ड्यूटी है, या आपने देनी है। तो आपने तो, फॉर एग्जांपल, आपने तो पूरी की पूरी जो है वो डीडीपी कर लिया, आपने तो सप्लायर से ये बात की थी कि भाई आपने 100% जो है वो हमें जो है वो घर पे पहुंचाना है, हमारे वेयर हाउस पे पहुंचाना है, उसके अलावा हमें कुछ पैसे नहीं देना। लेकिन ये बीच में जो एडिशनल कॉस्ट कहाँ से आ गई, जो डीएचएल हमसे मांग रहा है या टीएनटी मांग रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक ट्रैप है, इसमें सबसे बड़ा ट्रैप ही है ये, कि आपने सबसे पहले जो है अपने सप्लायर को 100% मेक श्योर करवाना है कि इसके अलावा जो है वो अगर आपने कोई थर्ड पार्टी कुरियर को यूज करना है या कोई भी इस तरह की जो है वो सर्विसेज को यूज करना है, तो उसमें जो है ना वो टैक्स या कोई भी जो उसमें ड्यूटी होती है वो हमें नहीं देनी, वो आपने ही देनी है, ठीक है। क्योंकि जब देखिए जब थर्ड पार्टी कुरियर जो होता है वो हमसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्योंकि उसके बाद हमारी लोकेशन होती है कि फाइनल डेस्टिनेशन क्या है इस प्रोडक्ट की, ठीक है। तो उसको पता है कि हमारा इंटरेस्ट इसमें ज्यादा है क्योंकि प्रोडक्ट हमारे पास आ रही है, हमने इसको मंगवाया है, तो हमें ही इसका टैक्स देना है, ठीक है। तो वो फिर इन दी एंड जो है वो हम इस ट्रैप में आ जाते हैं और हमें देनी ही पड़ती है वो एडिशनल कॉस्ट। उसकी वजह है कि अगर हम नहीं देंगे तो हमारा वहाँ पे डीएचएल में जो है वो सामान पड़ा रहेगा और 2 साल बाद, कुछ 6 महीने बाद वो उसको ऑक्शन में जो है वो दे देंगे किसी और को। तो हमने, हमारे पैसे तो ज़ाया हो गए ना, ठीक है, हमें तो बहुत बड़ा लॉस हो गया। तो ये इसमें ट्रैप है डीडीपी में, स्पेशली आपने इस चीज़ को नोट करना है कि जब भी आप सोर्सिंग करें तो इन सारी चीज़ों को पहले से ही निगोशिएट कर लें कि जो है ना, जब डीडीपी हो रहा है तो फाइनल प्रोडक्ट जो है वो हमारे वेयर हाउस तक आएगी। उसके अलावा बीच में कोई थर्ड पार्टी या आप कुरियर भी यूज़ करते हो तो उसकी भी पेमेंट जो है वो सप्लायर ने ही देनी है, ठीक है। तो ये अपने कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो जब बनवाएं आप सोर्सिंग का, तो वो जो है वो अपने कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ सारी लिख लें, ठीक है। अगर वो ज़ाहिर तौर पर अगर ये नहीं करता तो आप, अगर ज़ाहिरी तौर पे उस चीज़ पे अमल नहीं करता, वो आपको, आपके साथ कोई चीटिंग करता है या इस चीज़ को पूरा नहीं करता, तो आप जो है वो ट्रेड एश्योरेंस में जो है वो अपना क्लेम भी कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं सोर्सिंग के हवाले से, और जो है वो इनको अगर आप जो है थोड़ा लेके चलें और जो है वो शुरू से इन चीज़ों पर अमल करें तो आप जो है वो काफ़ी सारे जो है वो प्रॉब्लम से बच सकते हैं सोर्सिंग में, स्पेशली इन ट्रैप से बच सकते हैं, और अपनी कॉस्ट को भी बचा सकते हैं, टाइम को बचा सकते हैं, और सबसे बड़ी जो है वो अपने आप की स्ट्रेस को बचा सकते हैं पूरी इस सोर्सिंग प्रोसेस में। तो इसी के हवाले से अगर आपको कोई सजेशन हो या आपको कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं और मुझसे सवाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल कम बैक टू यू एज सुन एज पॉसिबल। और इसी तरह से आप मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने अपनी तमाम वीडियो जो है वहाँ पर डाल दी हैं, और वो फ्री है और फ्री टू सब्सक्राइब है। आप जाके सब्सक्राइब करें और जो है वो वहाँ से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इवन आप वहाँ कमेंट कर सकते हैं और जो है वो आप वहाँ से भी मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल कम बैक टू यू एज सुन एज पॉसिबल ओवर देयर। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।